नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप जहां पर भी हैं स्वस्थ हैं और खुश हैं। वीकेंड है और हमारा बाजार शॉर्ट वीकेंड एनालिसिस का समय है और हम इस एनालिसिस के दौरान और इस वीडियो के दौरान ये समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले हफ्ते में हमें कैसे रिएक्ट करना है अगर बाजार किसी तरह की मूवमेंट दिखाता है तो। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हम बाजार को फॉलो करते हैं, हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हम पॉसिबिलिटीज जनरेट करके रखते हैं कि हमें किस तरह से रिएक्ट करना है अगर बाजार कुछ नॉर्मल वे में रिएक्ट करेगा तो। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं और हमारा चैनल ये पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि पॉज करके इस वीडियो को पॉज करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ जरूर से वीडियो शेयर करें। उन्हें भी जो सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, उन्हें भी एक मौका दे कि वो हमारे साथ जुड़े और मार्केट को हमारे नज़रिए से देखना शुरू करें। तो आज की तारीख है 18 दिसंबर 2021 और चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं बाजार शॉर्ट्स वीकेंड। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले एक सूचना कि हम एक ट्रेंड ट्रेडिंग का बूट कैंप बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर एंड में या जनवरी बिगनिंग में। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को इसका अर्ली एक्सेस मिलेगा। हम उसे यूट्यूब पे भी रिलीज़ करेंगे, लेकिन यूट्यूब पे थोड़ा लेट रिलीज़ करेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप पे इसका अर्ली एक्सेस मिलेगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं उसको क्लिक करके। नहीं तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि कई बार फ्लैश कर रहा है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप का एड्रेस क्या है, आईडी क्या है, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और वो जो ट्रेंड ट्रेडिंग बूट कैंप है, मुझसे लोग बहुत सर क्या कॉस्ट है? अरे बिल्कुल कुछ भी कॉस्ट नहीं है, एकदम फ्री है आप लोगों के लिए। मैंने एकदम फ्री रखा है। मैं कोई भी यूट्यूब पे कोई भी काम करता हूँ या यूट्यूब पे कोई भी चीज़ आपके साथ अनाउंसमेंट करता हूँ तो वो फ्री होती है हमारे लिए। हम उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं करते। सिर्फ हमारा मेंटरशिप, जहाँ पर मेरा बहुत टाइम डेडिकेट होता है, मैं सिर्फ उसी के लिए चार्ज करता हूँ। बाकी वो ट्रेंड ट्रेडिंग बूट कैंप आपके लिए एकदम फ्री होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से और हमारे सामने निफ्टी का वीकली चार्ट खुला हुआ है। आप देखोगे निफ्टी का वीकली चार्ट लगातार लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, जो कि एक टिपिकल डेफिनेशन होता है डाउन ट्रेंड का। कभी भी लोअर हाई और लोअर लोज जब निफ्टी बनाने लग जाए या कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडाइसेस बनाने लग जाए तो एक टिपिकल वो डेफिनेशन होता है डाउन ट्रेंड का। डाउ थ्योरी के हिसाब से, अगर आपने डाउ थ्योरी पढ़ रखी है तो आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि लोअर हाइज लोअर लोज का जो डेफिनेशन है वो डाउन ट्रेंड को डिफाइन करता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 हफ्तों से हमें लगातार कंटिन्यूएशन कैंडल्स मिल रहे हैं। कंटिन्यूएशन कैंडल्स का मतलब कि जो ट्रेंड को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। तो देखिए, ये पहले 2 कैंडल्स हमें नीचे की तरफ मिली, फिर 2 हफ्ते हमें पुल बैक मिला, फिर 2 हफ्ते हमें नीचे का मूव मिला, फिर 2 हफ्ते पुल बैक मिला और लास्ट वीक हमें एक पुल बैक मिला है। तो अगर बाजार इस सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो हमें 1 हफ्ते का पुल बैक और मिलना चाहिए। एक चीज़ आप ध्यान से गौर करिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो हमें किस तरह का पैटर्न मिल रहा था। यहाँ पर देखिए, 2 पॉजिटिव वीक, एक साइडवेज वीक, 2 पॉजिटिव वीक, एक साइडवेज वीक, 2 पॉजिटिव वीक, एक साइडवेज वीक, 2 पॉजिटिव वीक्स और एक साइडवेज वीक। अब देखिए, ये पैटर्न चेंज हो गया है, 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। तो अगर निफ्टी यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, अगर जो ऑपरेटर हैं, जो स्टॉक मार्केट मेकर है जिन्हें हम बोले रैदर, अगर वो यही पैटर्न फॉलो कर रहा है तो हमें एक और वीक डाउन यहाँ पर मिलना चाहिए। तो अगर एक और वीक डाउन यहाँ पर मिले तो कौन से लेवल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है? सबसे पहला लेवल जो हमारे जहन में आता है वो आता है ये स्विंग लो। अगर आप देखोगे, ये वाला स्विंग लो एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो है, क्योंकि यहाँ पर कैंडल एक न्यूट्रल कैंडल बनी थी, हाई वॉल्यूम से बनी थी। तो ऑफकोर्स इस कैंडल का जो महत्व है वो बाकी कैंडल से ज़्यादा है। तो ये स्विंग लो जो है 16,850 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा आने वाले हफ्ते में। अगर फ्रेंड्स ये लेवल टूट जाता है, अगर निफ्टी इन लेवल्स को तोड़ देती है, जब 16,000 से लेके 16,400 का लेवल्स, ये जोन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। या देखिए, ये जोन एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। सबसे पहले यहाँ पर निफ्टी ने काफ़ी टाइम, 2 महीने 2.5 महीने कंसोलिडेशन की थी। सेकेंडली, ये यहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर 16,850 टूटता है
फिर हम 16,300 से 16,000 के रेंज में पहुंचने को तैयार है। और देखिए जिस तरह से निफ्टी गिर रही है, लास्ट वीक भी अगर आप देखोगे 500 पॉइंट का मेल्टअप दिया, 500 पॉइंट निफ्टी गिरती है। तो यहाँ से अगर देखिए 17,000 अभी लेवल है, और यहाँ से अगर 500 पॉइंट निफ्टी गिरती है तो 16,500 के आसपास हम पहुंच जाएंगे, जो कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 16,400 का, और ये कंसोलिडेशन भी दिखाई दे रहा है। तो आने वाले हफ्ते में हमें सपोर्ट के स्तर जो है वो इन स्तरों को अपने लेवल्स, अपने जहन में, अपने दिमाग में रखना है। तो ये है निफ्टी के सपोर्ट के स्तर। अब हम आते हैं एक बार डेली चार्ट पे और देखते हैं किन लेवल्स पे निफ्टी रेजिस्टेंस खा सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा लास्ट एपिसोड देखा होगा और अगर आप उन लास्ट एपिसोड को देखकर जो टेक अवे था हमारा, वो 17,800 का टेक अवे था। हम लोगों ने बार बार कहा कि निफ्टी है, मोमेंटम अभी भी नहीं दिखा पा रही है, मोमेंटम अभी भी निफ्टी लैग कर रही है, और वही हम लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिला। अगर आप देखोगे एकदम 17,800 लेवल का जो लेवल है वो निफ्टी नहीं तोड़ पा रही थी वेरी डिसिसिवली। और देखिए उन्हीं लेवल्स पे टक्कर खाती है, एक माइनर ब्लिप जिसे हम बोलते हैं वो देती है, ट्रैप जिसे बोलते हैं निफ्टी वो करती है, और उसके बाद वापस नीचे आ जाती है। और पूरे हफ्ते जो है वो सेलिंग बरकरार रहती है, लोअर हाइज लोअर लोज बना के निफ्टी नीचे आ जाती है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे निफ्टी, जैसे मैंने आपको कहा कि एक रेंज में आ चुकी है, और ये इसीलिए मैंने आपको कहा कि 16,850 जो लेवल्स हैं, ये जो स्विंग लेवल है, ये रेंज का लोएस्ट लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, हमें आने वाले हफ्ते में जिस पर नज़र रखना है। और ये टूट जाता है तो 16,300 और 16,000 का रेंज जो है वो हमें ध्यान में रखना है। तो अभी निफ्टी रेंज में है, हम डेली चार्ट पे ये देख सकते हैं। और 17,800 का लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाता है हमारे लिए, ऊपर का मार्कअप लेवल, जहां पर हम अगर 17,800 के लेवल से ऊपर निफ्टी जाती है, 17,800 के लेवल से अगर ऊपर निफ्टी क्लोज देती है, तभी हम ऑल आउट बुलिश होंगे। नहीं तो हाँ, बुलिश होने का कोई खास रीज़न हमें दिखाई नहीं देता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स को हम देख सकते हैं, कई स्टॉक्स जो बहुत अच्छी तरह से सेटअप हुए हुए हैं, हम उसकी डिस्कशन आपके साथ करेंगे। बहुत सारे शॉर्ट सेटअप्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं। जनरली मैं शॉर्ट सेटअप डिस्कस नहीं करता। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखोगे तो 1-1.5 साल से हमने कोई भी शॉर्ट सेटअप आपके साथ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मार्केट वैसा नहीं था। अभी मार्केट में उस तरह की सेटअप्स डेवलप हो रहे हैं, तो हम आपके साथ उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, एक कंसोलिडेशन अगर निफ्टी तोड़ता है, देन आप ये समझ के रखिए कि 16,300 से लेकर 16,000 का जो डोर है, जो पोर्टल है, वो खुल जाएगा। और यहाँ पर देखिए 16,850 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एक और स्टडी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है। मैं आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ वीकली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट्स पे एक ट्रेंड लाइन हम आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे निफ्टी पे, और आप देखिएगा उस ट्रेंड लाइन की महत्व क्या है। देखिए ये ट्रेंड लाइन हम वीकली चार्ट पे ड्रॉ करेंगे, जो कि हम बोल सकते हैं कि निफ्टी ने काफ़ी अच्छी तरह से फॉलो किया है। देखिए कई इंस्टेंसेस पे 1, 2, 3, 4 और कई बार निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अब हम डेली पे आ जाते हैं, तो डेली पे अगर आप देखोगे, जिससे हम सपोर्ट टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, अब वो डेली चार्ट पे हमें दिखाई दे रहा है एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी बात नहीं है। वैसे मैं ट्रेंड लाइन्स का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि ट्रेंड लाइन्स जो स्टडी होती है वो बहुत सब्जेक्टिव स्टडी होती है, क्योंकि इसमें आप अपने हिसाब से इसको ड्रॉ कर सकते हो, कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता है इसका, इसमें आपका बायस आ जाता है। तो इसीलिए मैं ट्रेंड लाइन का कोई खास फैन नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये जो सेटअप जो ट्रेंड लाइन पे डेवलप है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है, जो हमें बताता है कि यहाँ पर मार्केट जो है कमज़ोर है, और जब तक इन लेवल्स ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं होगा ऊपर की तरफ, जब तक हम निफ्टी में कोई भी बुलिशनेस या कोई भी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं सोच सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखिए, अगर आप चैनलाइज कर दे, अगर आप चैनल्स को समझते हैं और आप चैनल्स के साथ काम कर सकते हैं, तो अगर आप इसको चैनलाइज कर दे तो आपको जो सब चीज़ एकदम क्लियरिटी से समझ में आ जाएगी कि क्या हो रहा है यहाँ पर। राइट। तो वैसे ट्रेंड लाइन्स के बारे में और बहुत इन डेप्थ में बात करते हैं हम ट्रेंड लाइन्स के बारे में, और बहुत डीप डिटेल में बात करते हैं अपने प्रोग्राम में। अभी आपको सिर्फ इतना दिखा देते हैं कि ट्रेंड लाइन को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अलग नज़रिया बनाने के लिए। तो हर कहीं से भी किसी भी प्राइस पॉइंट से उठा के लाइन खींच देना, लकीर खींच देना ट्रेंड लाइन नहीं होता है। और जिस तरह से हमने आपको बोला था कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो निफ्टी में डेवलप हो रहा है, जो हम लोगों ने देखा भी था,
और आपके साथ भी डिस्कस किया था, वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न एकदम कंफर्म्ड हो चुका है। और यहाँ पर आप देखिए ये नेकलाइन को तोड़ के वापस रीटेस्ट होकर नीचे, तो अभी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है फ्रेंड्स। हमें इंतजार करना है देखने के लिए कि कैसा निफ्टी प्रोटेक्ट करता है। तो दोनों लेवल्स हमारे पास हैं, ऊपर के लेवल्स भी हमारे पास है, नीचे के लेवल्स भी हमारे पास है। दोनों लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जिस तरह से निफ्टी बिहेव करेगा उस तरह से हम अपना जो ट्रिगर होता है एक्शन का वो प्रेस कर देंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के भी वीकली चार्ट से शुरू करेंगे, और ये मैं इस लकीर को हटा देता हूँ जो मैंने ड्रॉ करके रखी है। वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही बड़ा बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है बन चुका है, जिसने लास्ट 2 हफ्ते में जो तेजी आई थी, जो हायर हाइज बने थे, जो लोअर हाइज बने थे लास्ट 2 वीक में, उनको निगल लिया है। यहाँ पर बुल्स ने जो है अपना झंडा गिरा दिया है और बेयर्स ने अपना झंडा आके बाकायदा पूरा गाड़ दिया है। ना देखिए, ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकता है। अगर आपको याद है, निफ्टी में हम लोगों ने देखा फॉल 2 वीक पुल अप, पुल बैक और एक वापस नीचे की तरफ मूवमेंट आ सकती है। एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपके ध्यान में लेके आना चाहता हूं कि ये अभी तक जो है अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को पकड़ के रखा है बैंक निफ्टी ने। तो आप देखिए, लास्ट 3 हफ्तों से एक अटेम्प्ट हो रहा है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ दे, 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दे। अभी तक वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो 200 दिन के मूविंग एवरेज पे है, इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन पॉइंट पे है। ये देखिए, इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन पॉइंट पे। हालांकि बैंक निफ्टी अगर हम इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की एनालिसिस करें तो ये निफ्टी से बहुत कमजोर है। निफ्टी को लगातार अंडर परफॉर्म करते हुए आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए कमजोरी हमें दिखाई दे रही है ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ, हम इस चीज़ का डिनाई नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे है। अगर ये सपोर्ट टूट जाए तो क्या हो सकता है, ये सबसे पहले तो ये पॉसिबिलिटी हमें समझनी है कि अगर ये सपोर्ट टूट जाए तो क्या हो सकता है। तो 2 लेवल्स हमारे ध्यान में है। सबसे पहला लेवल है ये वाला लेवल, यहाँ पर अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो सबसे पहला लेवल हमारे ध्यान में है ये 34,500 का लेवल्स। तो अगर अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ देता है निफ्टी, देन द नेक्स्ट टारगेट लेवल्स और द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स एक माइनर सपोर्ट है। मैं तो वैसे बोलूँगा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, लेकिन एक माइनर सपोर्ट है जो है यहाँ पर। अगर मैं आपको पूरी तरह से लेवल्स की बात बताऊँ तो जो 34,000 के आसपास एक माइनर सपोर्ट है निफ्टी में। तो अगर 35,700 को निफ्टी तोड़ दे तो 34,000 के आसपास एक माइनर सपोर्ट है। यहाँ से 1500-1700 पॉइंट की दूरी है, जो कि आज के टाइम पे निफ्टी को तय करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2 सेशन और 1500-1700 पॉइंट गायब बैंक निफ्टी में। अगर इन लेवल्स को भी तोड़ दे तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि 34,000 का लेवल्स हैं, इन लेवल्स को भी तोड़ दे तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स फ्रेंड थोड़ा सा डीप आ जाता है। और वो एक जोन में आपको बना के दिखाता हूँ, वो ये जोन हो जाता है। फिर हमें 30,000 का जो द्वार है वो खुलता हुआ दिख जाएगा। ओके, लेकिन ज़रूरी है सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये ब्रीच करे। अगर इसको ब्रीच करती है तो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट यहाँ पर आता है 34,000, जैसे 34,000 के आसपास, और उसको अगर ब्रीच कर दे तो फिर 30,000 तक कोई भी सपोर्ट नहीं है और बैंक निफ्टी यहाँ से एकदम ज़बरदस्त फॉल के लिए तैयार हो जाएगी। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं 1718 पॉइंट की बात कर रहा हूँ अभी शॉर्ट टर्म टाइम में, और उसके नीचे के लेवल्स भी है। लेकिन मैं अभी जैसे मैं कहता हूँ ना कि लेट अस टेक थिंग्स एट अ टाइम, एक एक करके चीज़ों को समझते हैं, बिना मतलब कुछ बड़ा लेवल्स देकर फ़ायदा नहीं है बात करके। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है इन लेवल्स का ध्यान रखने के लिए। अभी बुलिश किन लेवल्स पे हो और किन लेवल्स पे हम ये देखेंगे कि निफ्टी में हमें लॉन्ग कर सकते हैं, किन लेवल पे हम सोचेंगे कि निफ्टी हमें स्ट्रेंथ दे सकता है। एक और चीज़ अगर आप देखोगे, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो हमारा कस्टम RSI है, जो हम लोगों ने अपना खुद का इंडिकेटर बना के रखा है, वो एक सपोर्ट लेवल पे है। तो देखिए, लास्ट टाइम यहाँ पर सपोर्ट था, इस जगह पर सपोर्ट था RSI का, इन्होंने सपोर्ट लिया था, उसके बाद एक अच्छी मूवमेंट मिली थी, और यहाँ पर अभी वापस वो इंडिकेटर ने सपोर्ट लिया है सेम लेवल्स पे। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से एक मूवमेंट हमें मिल जाए ऊपर की तरफ। लेकिन ये देखिए, इंडिकेटर है, कोई ज़रूरी नहीं है कल के दिन ये नीचे की तरफ भी आराम से घूम सकता है। यहाँ पर देखिए RSI जो है वीकली RSI 50 के नीचे जा चुका है। बहुत रेयर इंसिडेंस है 50 के नीचे RSI वीकली। यहाँ पर देखिए लास्ट जो गई थी, यहाँ पर गई थी सितंबर 2020 में, और उसके बाद ऑलमोस्ट अभी 12-13 महीने के बाद आफ्टर 12 to 13 मंथ्स ये 50 के नीचे गई है। तो एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। इस फॉल को
इस करेक्शन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, काफ़ी फास्ट करेक्शन है। और अगर हम अगर हम प्राइस का जायजा लें तो ये जो लास्ट करेक्शन जो आई थी, जो इंडिया में जिस समय डेल्टा वेव आई थी, तो उस समय 20% बैंक निफ्टी करेक्ट की थी अपने टॉप से। और अभी अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो ऑलमोस्ट जो करेक्शन है वो 14 to 15% भी है। तो अभी तक लास्ट जो वेव आई थी, जो कोविड जिस न्यूज़ को डिस्काउंट किया था इंडाइसिस ने, उस समय 20% करेक्शन हमें बैंक निफ्टी में मिला था। अभी हाई से हमें ऑलमोस्ट 20% करेक्शन नहीं मिला है। अगर हमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 15% करेक्शन मिला है, लेकिन मार्केट की जो ब्रेथ है वो कमज़ोर है। इस समय जो मार्केट की ब्रेथ थी वो बहुत स्ट्रांग थी, यहाँ पर मार्केट की ब्रेथ कमज़ोर है। मार्केट की ब्रेथ को आप कैसे पहचान सकते हैं? बहुत तरीके होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। जो आगे देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी। अब आ जाते हैं डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से लेवल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में। तो मैं आपको वही लेवल्स बताऊंगा जो पिछले बार मैंने बताया था, और वो लेवल्स अभी भी इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी उन लेवल्स को नहीं तोड़ पाई है। वो लेवल्स हैं फ्रेंड्स 37,800 का। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स। अगर बैंक निफ्टी इन लेवल्स को नहीं तोड़ पाती है, इन लेवल्स के ऊपर नहीं जा पाती है, तो बैंक निफ्टी में कोई भी बुलिश होने का सीन या सिनेरियो नहीं बनता है। यहाँ पर देखिए, ये जो लगातार जो गिरावट आई थी उसके बाद हमें लग रहा है कि एक रेंज में जाने की कोशिश कर रही है बैंक निफ्टी। तो अगर ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी एक रेंज में जाने की कोशिश करती है या रेंज बाउंड रहती है, तो ये थोड़ा बहुत ठहराव की तरफ सिग्नल दे सकता है कि यस, बैंक निफ्टी थोड़ा ठहराव ले रहा है, थोड़ा सा जो रिलैक्स कर रहा है अपने आप को। बेयर्स जो है वो थोड़ी सी बुल्स जो हैं वो एक्चुअली बेयर्स को हावी नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं तो हम लोगों ने ऑफ कोर्स अभी थोड़ी देर पहले वो लेवल्स हम वीकली चार्ट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया। बुलिश होने के लिए अगर हमें बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाना है, बैंकिंग स्टॉक्स में लॉन्ग जाना है, तो बुलिश होने के लिए बहुत ज़रूरी है 37,800 37,900 के लेवल्स को निफ्टी ब्रीच करे, बैंक निफ्टी ब्रीच करे और ऊपर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें दे। उसके पहले हम बुलिश नहीं होंगे, राइट। तो काफ़ी देर बात हो गई और हम लोगों ने काफ़ी बात कर लिया निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और मैं चाहता था कि इस पर थोड़ा सा समय आपके साथ गुजारूं। एक बार हम अगर ट्रेंड लाइन पे भी आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आज ट्रेंड लाइन की बात की है, तो अगर हम ट्रेंड लाइन पे भी आते हैं, तो अगर हम वीकली चार्ट्स पे बैंक निफ्टी पे ट्रेंड लाइन बनाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो ट्रेंड लाइन है एक अच्छी ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी के लिए भी साबित हुई है, राइट। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इसको। ये जो ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छी ट्रेंड लाइन हिस्ट्री में साबित हुई है। तो आप देखोगे इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट किया और फिर ये ट्रेंड लाइन जो मैंने एक्सटेंड की, तो एक अच्छी ट्रेंड लाइन साबित हुई है और हम लोग जस्ट उस ट्रेंड लाइन पे भी है। तो ट्रेंड लाइन की एनालिसिस भी देखें तो एक हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रेंड लाइन पे मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, क्योंकि थोड़ी बहुत इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है और लोग अपने तरफ से अपने हिसाब से, अपने बायस के हिसाब से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो हमेशा ज़्यादा पावरफुल होती है स्लैंटिंग लाइन से। सो बैंक निफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और निफ्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पे। फ्रेंड्स, अगर आप चार्ट्स की तरफ देखोगे ना, तो एक आपको साफ साफ ये कंफ्यूजन की तरफ लेके जा रहा है। आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, वॉलेटिलिटी है मार्केट में, आप देखोगे अनसर्टेनिटी है, एम्बिग्यूटी है, कोई भी किसी भी तरह की क्लैरिटी नहीं है। तो इस तरह के मार्केट एनवायरनमेंट में जनरली हम लोगों को साइडवेज बैठ जाना चाहिए और ज़्यादा एक्सपोज नहीं होना चाहिए, राइट। आपकी जो नॉर्मल एक्सपोजर है आप उसको 25% कर दो। इस समय मार्केट से आउट रहना, मार्केट से बाहर रहना ऑफकोर्स समझदारी की बात नहीं है। मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि जब इस तरह का हो माहौल तो आप मार्केट में ट्रेड मत करो, बंद कर दो ट्रेड करना, नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता। हमें अपने एक्सपोजर को कम करना चाहिए, जिससे हमारा रिस्क जो होता है वो भी कम हो जाता है। तो ये था बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस। थोड़ा सा टाइम मैंने आपका ज़्यादा लिया इस एनालिसिस में, क्योंकि डिस्कशन थोड़ी सी ज़्यादा थी। अब हम आ जाते हैं, आज हम मेटल्स को भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। बेस मेटल्स में बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं, तो हम वो बेस मेटल को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और हम आज आपके साथ कुछ शॉर्ट सेटअप्स भी डिस्कस करेंगे और कुछ लॉन्ग सेटअप्स भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शॉर्ट सेटअप डिस्कस करें, क्योंकि लोग जो होते हैं वो शॉर्ट्स जो करने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो पहला शॉर्ट अगर फ्रेंड आप देखोगे तो बाटा इंडिया में एक अच्छा पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें लगता है कि एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है जो है हेड एंड शोल्डर का। तो अगर आप देखोगे तो एक
अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बाटा इंडिया में हमें बनता दिखाई दे रहा है। तो ऑफकोर्स देखिए ये थोड़ा सा नीचे जा चुका है, अब RSI भी देखोगे आप 40 के नीचे आ चुकी है। तो अगर इसमें पुल बैक आती है और पुल बैक जो है एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं आती है और अपने इस लेवल्स को वो रेजिस्ट करती है, तो आप बाटा इंडिया में शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि लेवल्स मैं अपने वेबसाइट पर सारे डाल दूंगा, वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में आपको सारे लेवल्स मिल जाएंगे, ये चार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पर इन चार्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी ये ध्यान देने की कोशिश करिए कि मेरी थॉट प्रोसेस क्या है और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट हैं, जब तक 2065 का लेवल्स अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं इंटैक्ट है, बाटा इंडिया इज अ सेल ऑन राइज कैंडिडेट। तो बाटा इंडिया को अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। कोई भी अगर पुल बैक मिलता है जो कि नहीं कैरी करता है स्ट्रांगली, और हमें और भी अपने बाकी जो टूल्स आप यूज़ करते हैं, बहुत सारे फिबोनाची यूज़ करते होंगे या बहुत सारे टूल्स आप यूज़ करते होंगे, उन सब टूल्स से आपको लगता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस खा रहा है, तो आप बाटा इंडिया में शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। मैं आपको एक डिस्क्लेमर जरूर दे दूं कि मैं आई एम नॉट अ शॉर्ट गाय, मैं जनरली शॉर्ट पोजीशन नहीं लेता। काफ़ी लोग आप लोगों में से काफ़ी जो हमारे शुभचिंतक हैं, काफ़ी हमें बोल रहे थे कि सर शॉर्ट सेटअप भी डिस्कस किया करो। तो सिर्फ उसी इंटेंशन से हम आपके साथ शॉर्ट सेटअप डिस्कस कर रहे हैं। बट बेसिकली मैं शॉर्ट सेटअप थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मार्केट्स की अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। एक बार मार्केट पूरा डायरेक्टली क्लियर हो जाए ना कि भाई मैं बेयर्स के साथ हूँ, मैं बेयर्स के ग्रिप में हूँ और आने वाले 1 साल या आने वाले 6 महीने में बेरिश ही रहने वाला हूँ, तब शॉर्ट सेटअप लेने में मजा आता है। यहाँ पर क्या है कि सर हम काउंटर ट्रेंड जा रहे हैं। अगर आप देखोगे, देखिए अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो अभी भी हमें कहीं पर भी वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है निफ्टी के वीकली चार्ट पे। तो ये पहला हम लोगों का सेटअप। दूसरा हम आपसे एक सेटअप डिस्कस करेंगे, वो है ग्रासिम इंडस्ट्री। ग्रासिम इंडस्ट्री में फ्रेंड देखिए इसी तरह का एक हेड एंड शोल्डर, एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए एकदम परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये नेकलाइन को जस्ट तोड़ने वाला ही है। लेकिन हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, ध्यान रखिएगा। एक बार अगर यहाँ से कोई भी वीकनेस हमें दिखाई देती है या किसी भी तरह की वीकनेस हमें दिखाई देती है, लगता है कि ग्रासिम इंडस्ट्री इन लेवल्स के ऊपर नहीं जा पा रहा है, लेवल्स मैं आपको पूरा एग्जैक्ट जो है आपको वेबसाइट के ब्लॉग में मिल जाएंगे। अगर 1760 के नीचे नहीं जा पा रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल होगा जो हमें बताएगा कि भाई ग्रासिम से हम ग्रासिम में शॉर्ट कर सकते हैं। और ग्रासिम का जो टारगेट है वो हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट होता है जनरली, वही टारगेट हम मानेंगे, जिसे हम मिनिमम टारगेट बोलते हैं। एक पैटर्न का, हर एक पैटर्न का एक मिनिमम टारगेट होता है, वही टारगेट हम मानेंगे कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज में हो सकता है हम लोगों को देखने मिले, एक बार ये ब्रेकआउट हो जाए या पुल बैक पे हम शॉर्ट करते हैं तो। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो शॉर्ट करते समय हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि हमें प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी करनी होती है, क्योंकि मार्केट कब घूम जाए ये हम नहीं जानते। तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी करिएगा जब भी आप शॉर्ट करें। तीसरा स्टॉक जो मैं आपके साथ पे भी आप देखिए सेम टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आपको दिखेगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और जब तक मेरे ख्याल से ये इन लेवल्स के ऊपर नहीं ट्रेड करता है, अपने राइट शोल्डर्स के ऊपर नहीं ट्रेड करता है, तब तक LNT में भी आपको शॉर्ट सेटअप मिल सकता है। देखिए अभी ये हेड एंड शोल्डर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप दो तरीके इसको, जैसे कि इनकम्प्लीट हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करने के 2 तरीके होते हैं। देखिए शॉर्ट अगर आप कर रहे हो मार्केट को, तो आप ऐसे ही एक्स्ट्रा रिस्क उठा रहे हो, इसका मतलब आप रिस्क प्रेमी आदमी हो, आपको रिस्क में थ्रिल लगता है। तो शॉर्ट वही करते हैं जिनको थ्रिल की ज़रूरत होती है, क्योंकि शॉर्ट आपको करना है तो आपको फ्यूचर्स में करने होंगे या आपको ऑप्शंस बेचने होंगे, तो इसी तरह से शॉर्ट करते हैं हम। तो ये देखिए ये लेवल्स को ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले तो हो सकता है कि यहीं पर सपोर्ट पे आके रुक जाए, क्योंकि नेकलाइन ब्रेक नहीं हुआ है। और दूसरा, अगर इन सपोर्ट को तोड़ता है, नेकलाइन को तोड़ता है, तो सेकंड जो जगह हम लोगों को देखनी है वो है 200 दिन का मूविंग एवरेज। वैसे अगर हम मिनिमम टारगेट की बात करें तो जिसे हम मेजर्ड मूव बोलते हैं, वो मेजर्ड मूव हम लोगों को इसमें देखने को मिल सकती है यहाँ पर ब्रेकआउट पॉइंट के बाद ही। लेकिन ये देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, कोई पत्थर पे खिंची हुई लकीर नहीं होती है। तो हमें अपने जो सपोर्ट्स हैं उनका ध्यान जरूर रखना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। सपोर्ट्स हैव टू बी रिस्पेक्टेड, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो ये कुछ शॉर्ट सेटअप थे, ज़्यादा शॉर्ट सेटअप मैंने डिस्कस नहीं किया, 3 ही शॉर्ट सेटअप डिस्कस किए, क्योंकि इन्हीं में मुझे अच्छा पैटर्न बनता हुआ डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा था। ट्रेंड की बात करें, मोमेंटम की बात करें, तो सब कुछ मिलाकर हमें शॉर्ट पैटर्न्स की बात करनी पड़ती है, ऐसे नहीं करनी पड़ती है।
तो इसीलिए कुछ तीन ही सेटअप हम लोगों को दिखे, अच्छे दिखे, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब आ जाते हैं लॉन्ग पैटर्न की तरफ और देखते हैं कौन से जो स्टॉक्स हैं जो अच्छी तरह से रेडी है लॉन्ग्स के लिए। अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करती है तो कौन से वो स्टॉक है जो अच्छी तरह से मूव कर सकते हैं और बाकी स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है टीसीआई। अगर आप ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को देखोगे तो बहुत ही अच्छा पैटर्न। देखिए अगर आप ये चीज पे ध्यान दीजिए कि लास्ट वीक में निफ्टी जो है करेक्ट कर रही थी, ओवरऑल मार्केट करेक्ट कर रहा था, लेकिन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हमें तेजी देखने को मिली। तो लास्ट में देखिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे अच्छी तेजी हम लोगों को देखने मिली। तो टीसीआई एक स्टॉक है जो आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। ऑलरेडी हमें एक छोटा सा ब्रेकआउट मिल चुका है, फर्स्ट लेवल ब्रेकआउट मिल चुका है। हालांकि जो कंफर्म ब्रेकआउट है वो प्रीवियस हाइस के ऊपर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी देखिए बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है। वॉल्यूम्स देखिए, सेलिंग के समय कोई भी वॉल्यूम्स नहीं दिखाई दे रही है। तो आप ये जो स्टॉक है आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हो। आने वाले हफ्ते में अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर निफ्टी रिकवरी देती है तो। दूसरा स्टॉक अगर आप देखोगे वो है बजाज इलेक्ट्रिक। बजाज इलेक्ट्रिकल्स अगर आप देखोगे ये स्टॉक भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरह से बिहेव कर रहा है। निफ्टी कमजोरी के कगार पे है, लगातार करेक्ट हो रही है। इसके वीकली चार्ट को देखिए तो यहाँ पर देखिए बॉटमिंग पैटर्न बनता है और उसके बाद बहुत सॉलिड और स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखता है। देखिए अब यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये 200 दिन के मूविंग एवरेज का महत्व जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 200 दिन के मूविंग एवरेज को के पास कैसे प्राइस खिलवाड़ करती है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब हम शॉर्ट होना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि ओवरऑल मार्केट, ब्रॉडर मार्केट जो है 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ दे और उसके नीचे सस्टेन करे, तभी मजा आता है शॉर्ट करने में। नहीं तो हम एक एक्स्ट्रा रिस्क फैक्टर लेके काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो देखिए 200 दिन के मूविंग एवरेज को रिक्लेम करता है एक गैप अप के साथ, और उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा एक्यूमुलेशन पैटर्न दिखाई दे रहा है, राउंडिंग फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। लेवल्स फ्रेंड जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा वेबसाइट के ब्लॉग पे, अभी मैं बार बार लेवल्स आपको नहीं बताना चाहता, इससे थोड़ा वीडियो लंबा भी तन जाता है और फिर मेरी जो समझाने की जो रुचि होती है वो ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है और यहाँ से अगर फ्रेंड्स ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो ये अपने प्रीवियस हाइस को आराम से टच कर सकता है। और ये यहाँ पर देखिए 200 दिन का मूविंग एवरेज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या तवज्जो है, ये आप समझ जाइए। यहाँ पर वॉल्यूम्स भी देखिए बहुत ही इन कैंडल्स पे ये वॉल्यूम्स को अगर आप देखोगे तो ये सेल्फ एविडेंट है और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये आपको बता रहा है कि किसी न किसी ने बड़ा हाथ स्टॉक में मारा है। नेक्स्ट स्टॉक पे हम आते हैं जो आपके साथ डिस्कस करना है वो है ग्राइंडवेल नॉटॉन। इसमें भी देखिए फ्रेंड बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा है, न्यू हाइस बना रहा है। यहाँ जबकि निफ्टी बुरी तरह से गिर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, पिट रही है, ये न्यू हाइस बना रहा है। इन स्टॉक को भी आप अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रखिए। आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम में अच्छी तब्दीली दिखाई दे रही है, ऊपर की तरफ अच्छी मूवमेंट दिखाई दे रही है और एक अच्छा स्टॉक उभर के आ सकता है अगर निफ्टी यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देता है तो ग्राइंडवेल को अपने ध्यान में रखिए, अच्छी मूवमेंट ग्राइंडवेल में हमें मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है बीटीएल, वर्धमान टेक्सटाइल। देखिए टेक्सटाइल के सारे स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी मूवमेंट आई है, एक अच्छे कंसोलिडेशन। और मैंने देखिए वर्धमान टेक्सटाइल पे और टेक्सटाइल स्टॉक पे एक वीडियो भी बनाया था, यूट्यूब पे पब्लिश किया था इंटरवीक। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा है, इस लेवल से ब्रेकआउट होकर एक अच्छा कंसोलिडेशन लेवल को तोड़ रहा है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो आपको ये लेवल जो है वो ज़्यादा क्लियरिटी से दिखेंगे, ज़्यादा अच्छी तरह से दिखेंगे। देखिए एक अच्छा कंसोलिडेशन लेवल्स जो हैं उसको वीटीएल तोड़कर ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो देखिए वीटीएल को भी अपने वॉच लिस्ट पर रखिए। लेवल्स जैसे मैंने आपको कहा कि मैं डाल दूंगा वेबसाइट के ब्लॉग पे, तो लेवल्स की चिंता मत करिए। अभी आप ये सिर्फ पैटर्न्स पे ध्यान देने की कोशिश करिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको और मुझे क्यों लगता है कि ये बुलिश। तो ओवरऑल मार्केट अगर यहाँ से बढ़ता है तो ये बहुत अच्छी मूवमेंट देगा। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो एक आईटी का स्टॉक, विप्रो लिमिटेड। देखिए बाकी आईटी के स्टॉक्स भी अच्छे लग रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझे जिस स्टॉक पे कन्विक्शन आ रहा है सबसे ज़्यादा है वो है विप्रो। देखिए ऑल ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड फ्रॉम मार्च 20 आप देखोगे विप्रो ने बहुत ही स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दिया है बाकी आईटी स्टॉक्स से। अगर आप कंपेयर करोगे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स से, मैं मिड कैप आईटी स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्फोसिस की बात करते हो, टीसीएस की बात करते हो, एचसीएल टेक की बात करते हो, टेक महिंद्रा की बात करते हैं, तो अगर हम परसिस्टेंसी देखें या हम कंसिस्टेंसी देखें तो विप्रो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। मतलब कि कुछ ज़्यादा
इसमें नीचे की गिरावट, कोई बड़ी स्विंग, कुछ ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आई है। साइलेंट प्लेयर है, चुपचाप अपना काम करने वाला प्लेयर है, बिना किसी लाइमलाइट में आए चुपचाप अपना काम करता जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए विप्रो में अच्छा फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, अच्छा एक्यूमुलेशन पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर आईटी यहाँ से तेजी पकड़ती है, क्योंकि अगर हम यूएसडी आईएनआर का चार्ट देखें तो उसमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, तो फिर भी हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन अगर आईटी यहाँ से तेजी पकड़ती है फ्रेंड्स, तो विप्रो एक अच्छा मूवमेंट हमें दे सकता है। और हम देखिए कुछ ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स नहीं लेना चाहते, ज़्यादा हाई बीटा स्टॉक्स नहीं लेना चाहते, तो हम एक सेफ प्लेयर के साथ खेलना चाह रहे हैं, एक जिसे हम बोलते हैं कि एक रिलायबल प्लेयर के साथ खेलना चाह रहे हैं आईटी सेक्टर को, क्योंकि आईटी में अभी पूरी तरह से ब्रेकआउट हमें नहीं मिला है। तो ये हमारे कुछ स्टॉक्स जो हमने लॉन्ग लिस्ट के लिए आपके लिए निकाल के रखे हैं, जो हमें लॉन्ग करने की सोचना है अगर मार्केट ओवरऑल रिकवर कर जाता है। तो अभी आइए 2-3 बेस मेटल्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ निकल को। देखिए बहुत ही अच्छे फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, जैसे लग रहा है कि अब जो इसमें गिरावट आ रही थी वो थोड़ी सी थम गई है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक राउंडिंग टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है निकल में। और अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक करती है तो निकल में भी अच्छी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आप कॉपर में भी देखोगे तो इसी टाइप की फॉर्मेशन हमें कॉपर में भी देखने को मिल रही है। ये देखिए थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर देखिए ये वापस जो है साइडवेज होकर थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कॉपर में भी। तो अगर फ्रेंड्स बेस मेटल और स्टॉक मार्केट का जो नाता है, जो रिश्ता है, वो भाई भाई का रिश्ता है। तो ये दोनों, जब बेस मेटल में हमें तेजी मिलेगी, कॉपर में तेजी मिलेगी, निकल में तेजी मिलेगी, तो इससे क्या होगा कि स्टॉक मार्केट में भी हमें तेजी मिलती है। क्योंकि बेस मेटल की कंजम्पशन जब बढ़ती है, बेस मेटल का जब डिमांड बढ़ता है, इसका मतलब इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, और फाइनली वो जो प्रोडक्शन बढ़ती है वो जाकर स्टॉक्स के प्राइसेस को भी बढ़ाती है, क्योंकि ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है वो हेल्दी एनवायरनमेंट है। एक चीज़ मैं और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो आप मीडिया में देख रहे हो, अगर हम जो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं या अगर हम ये नए वायरस की वेरिएंट की बात कर रहे हैं, उससे होने वाला डैमेज या उससे आने वाला इफेक्ट मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है फ्रेंड्स। तो आप ये मत सोचिएगा कि मार्केट्स उन न्यूज़ पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट हैव ऑलरेडी रिएक्टेड ऑन दैट न्यूज़। उसके पहले ही डिस्काउंट, उन न्यूज़ के आने के पहले ही मार्केट डिस्काउंट कर लिया। देखिए अभी लोग बोल रहे हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से निफ्टी गिर रहा है, ओमिक्रॉन की वजह से ग्लोबल मार्केट्स गिर रहा है। आप देखिए ओमिक्रॉन की न्यूज़ कब आई थी? ओमिक्रॉन की न्यूज़ करीबन 2 हफ्ते पहले आई थी, लेकिन निफ्टी तो फ्रेंड्स अक्टूबर के मिड से और अक्टूबर के लास्ट से ही गिर रहा है। तो ओमिक्रॉन की जो न्यूज़ थी वो लेट नवंबर में आई थी या अर्ली दिसंबर में आई थी, लेकिन उसके पहले से मार्केट गिर रहा है। आप यहाँ पर देखिए, उसके पहले से मार्केट गिर रहा है। इसका मतलब फ्रेंड्स मार्केट जो है वो एक डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म रहता है मार्केट में, इस चीज़ को समझनी पड़ेगी हमें, और मार्केट उसी डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो वो जो न्यूज़ अगर आप सुन रहे हो इन्फ्लेशन के बारे में, ओमिक्रॉन के बारे में, वो जो न्यूज़ है ऑलरेडी प्राइस ने डिस्काउंट कर दिया। तो अगर गिरना है या और गिरना है तो कोई दूसरा न्यूज़ ड्राइव करेगा और वो गिरने के बाद हमें पता चलेगा। और फिर अगर हम उस न्यूज़ पे रिएक्ट करेंगे ना, तो वो न्यूज़ पे फिर हमें फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट हमेशा लेट रिएक्टर्स को पनिश करता है। मार्केट का काम ही यही है। सो हमें हमेशा चार्ट्स पे एकदम भरोसा रखना है, ना कुछ सुनना है, ना कुछ देखना है, ना कुछ बोलना है। जो हमारा चार्ट हमें बोलता है वही हमें करना है, एकदम सीधी सी बात। और यही एक फॉर्मूला है आपके सक्सेसफुल होने का। अवॉइड द मीडिया। आप न्यूज़ चैनल जो होते हैं उनको अवॉइड कर दीजिए। वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स बैठते हैं, जो एक्सपर्ट्स के पैनल वहाँ पर बैठते हैं, उनको एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है और वो स्क्रिप्ट के हिसाब से ही अपनी बातें करते हैं। तो उनको वो मार्केट्स को भाप नहीं सकते हैं। वो एक्सपर्ट जरूर होते हैं, लेकिन उन्हें इतना डेप्थ नहीं होता मार्केट में कि डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म मार्केट में काम करता है। और आप देखोगे इसीलिए जनरली जो मीडिया पे जो एक्सपर्ट्स आते हैं, मीडिया पे जो पैनल्स होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं वो हमेशा मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत होती हैं। तो हमें सबसे पहला काम करना है कि मीडिया को एकदम भी फॉलो नहीं करना है। एकदम दिमाग मत लगाइए क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। वो आपको नर्वस करेंगी बॉटम पे, वो आपको ग्रीडी करेंगी एकदम टॉप पे। ये आप देख लीजिए, आपके साथ ये कई बार हुआ होगा। और अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो तो
आपकी थोड़ी सी परेशानी तो दूर हो जाती है। बाकी परेशानी दूर करने के लिए आपको सीखना होगा, सही सोर्स से सीखना होगा, सही टूल्स के बारे में सीखना होगा। तो ये दो चीज़ अगर आप मिला लोगे तो आपके पास एक अच्छा सिस्टम हो जाएगा ट्रेडिंग का। तो हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ, मेटल्स डिस्कस कर लिया, कॉपर डिस्कस किए, हम लोगों ने आपके साथ निकल डिस्कस किया, हम लोगों ने आपके साथ शॉर्ट सेटअप, लॉन्ग सेटअप सब डिस्कस किया। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूएसडी आईएनआर। देखिए यूएसडी आईएनआर बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन, देखिए ब्रेकआउट दिया है। और ये हम लोगों ने बहुत दिन पहले आपके साथ डिस्कस किया था कि ये ट्रायंगल के साथ एक अगर ब्रेकआउट मिल जाए तो यूएसडी आईएनआर में स्ट्रेंथ हम लोगों को देखने मिल सकती है, और वही स्ट्रेंथ की दर्शन हमें हो रहे हैं। अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो काफ़ी अच्छा पैटर्न ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, मुझे तो एक अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है यूएसडी आईएनआर में। मोस्ट प्रोबेबली आपको भी दिखाई दे रहा होगा। 2 राउंडिंग बॉटम से या 2 राउंडिंग फॉर्मेशन है। अब यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा। देखिए धीरे धीरे बहुत ही आराम से ये बढ़ रहा है, 76, 75, 76 तक आ चुका है। अब इस लेवल्स के ऊपर जाता है तो फ्रेंड्स आगे का जो लेवल्स हैं वो 79 के लेवल्स हैं। अगर यहाँ से जाता है ऊपर तो 79 के लेवल है। 79 पे अगर यूएसडी आईएनआर पहुँच जाएगा तो ऑफकोर्स मार्केट की पिटाई होनी है, मार्केट की पिटाई होनी ही है। डॉलर इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पे है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये डॉलर इंडेक्स देखिए एक इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पर, और ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद डॉलर इंडेक्स में हमें एक मूवमेंट मिल रही है, ब्रेकआउट टाइप ऑफ मूवमेंट मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसका पहला टारगेट ऑफ कोर्स ये वाला स्विंग होता है 98 के आसपास का स्विंग। अगर 98 के पास जाके थम जाए, रुक जाए, या यहाँ से वापस नीचे रिट्रेस करना शुरू करे तो हम थोड़ा बहुत रिलीव्ड होंगे, और मार्केट में भी थोड़ा बहुत रिलीफ हम लोगों को मिलेगा बेयर्स से। लेकिन फॉर गॉड फॉरबिड या गॉड, अगर किसी कारण से ये लेवल्स को ब्रेकआउट कर देता है, 98 के लेवल्स को ब्रेकआउट कर देता है, और यहाँ से अगर वो अपनी मूवमेंट ऊपर की तरफ शुरू करता है तो नेक्स्ट जो लेवल्स हैं वो 100 के आसपास है फ्रेंड्स। देखिए मैं फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं किसी की बातें नहीं सुनता, मैं किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता। लोगों ने मुझे बहुत सारे चार्ट्स भेजे, बहुत सारे एलियट वेब वालों के चार्ट भेजे कि सर एलियट वेब वाले तो इसे वेब सी मार्क कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इसके बाद ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ये करेक्टिव पैटर्न है। सर देखिए मैं आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट इन वेव्स, और मैं जानता नहीं हूँ वेव्स किस तरह से फंक्शन करते हैं। हाँ हमारा सब्जेक्ट जरूर था, CMT में भी सब्जेक्ट था, MSTA में भी सब्जेक्ट था, CFT में भी सब्जेक्ट था, हम लोगों ने वेव पढ़ा, लेकिन मेरे दिमाग में कभी भी वो नहीं घुसा। जब भी मैं वेव के बारे में बात करता हूँ मेरे दिमाग में भसड़ मच जाता है, और मैं हमेशा गलती कर देता हूँ, इसीलिए मेरे लिए सूट नहीं करता है। अब हो सकते हैं उनके अपने बायसेस हो, उनका अपना थॉट प्रोसेस हो, इसीलिए वो इस मूव को बेरिश मार्क कर रहे हो, लेकिन मुझे तो कहीं बेरिशनेस नहीं दिखाई दे रही। कोई भी पैटर्न अगर हायर हाइज और लोअर हाइज बना रहा है और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें दिख रहा है, कैंडल की साइज देखिए, जो बुलिश कैंडल्स हैं उनकी साइज देखिए, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल रहा है। RSI को देखिए कहाँ पर है, ये 80-70 के ऊपर है, मतलब क्या है, स्ट्रेंथ के लेवल्स पे है, राइट, और ऑल टाइम हाइज पे है। RSI देखिए काफी दिनों के बाद इन लेवल्स पे हम लोगों को देखने मिल रहा है। यहाँ पर RSI ने 89 तक हाई किया था। तो फ्रेंड्स देखिए इस सब टाइप के लेवल्स जब हमें मिल रहे हैं तो मैं इसे क्यों बेरिश काउंट मार्क करूं, आप इस चीज़ की समझने की कोशिश कीजिए। मैंने तो यही समझा, और बहुत मुश्किल से मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सब सीखा है, सीखी हुई चीज़ों को अनलर्न किया है। वेव्स के पीछे बहुत दिमाग मैंने लगाया, मैंने न्यू वेव्स भी सीखा, मैंने एलियट वेव भी सीखा, और जो दिग्गज हैं इन स्टडीज़ में उनसे सीखा है, राइट, मतलब कि वो प्रेजेंटेशन वालों से नहीं सीखा है, जो दिग्गज है इनमें मैंने उनसे सीखा था। लेकिन मेरे लिए वर्क नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि एलियट वेव से हम बायस्ड हो जाते हैं, हम जो काउंट करते हैं हम उसी पे स्टिक करते हैं, हमें वही चीज़ दिखने लग जाती है। तो अगर मैं इसे बेरिश काउंट करूं तो मुझे बेरिश दिखेगा, मैं अगर इसे बुलिश काउंट करूं तो मुझे बुलिश दिखेगा। उससे क्या होता है, हम अपने फैक्ट्स जो होते हैं, रियल फैक्ट्स जो हमारे सामने होते हैं, हम उसे नहीं समझ पाते। तो देखिए आप किसी को भी फॉलो करते हो और उन्होंने इसको बेरिश मार्क किया हो तो बहुत दे हैव देयर ओन रीजंस जिसके लिए उन्होंने बेरिश मार्क किया। मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रॉन्ग साइडवेज कंसोलिडेशन पैटर्न है। अगर 98 के ऊपर ये चली जाती है जब मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, और ये देखिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट पे आ गई है, यहाँ से अगर नीचे आ जाती है तो इट्स वेल एंड गुड,
मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, मार्केट विल बी हेल्थी। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर जाती है देन मार्केट विल बी बैड। तो अगर आप देखोगे मेरे पहले भी मैंने कई बार ट्विटर पे भी पोस्ट किया है, जब इन लेवल्स पे था और उस समय में मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया कि मार्केट्स के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, बाहर के मार्केट्स के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट्स महंगा हो जाता है, हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम इंपोर्ट करना बंद कर देते हैं। जब हम इंपोर्ट करना बंद करते हैं तो बाहर की जो कंपनीज हैं उनकी भी सेल्स पे इफेक्ट होता है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए डॉलर महंगा हो गया है, उनकी भी सेल्स पे इफेक्ट होता है, एक्सपोर्ट बंद हो जाता है उनका, तो वहां पर एक्सपोर्ट पे प्रॉब्लम आती है। यहाँ हम इंपोर्ट नहीं करते क्योंकि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट पे प्रॉब्लम आती है। सो इसीलिए ये तो डॉलर इंडेक्स का बढ़ना, डॉलर का मजबूत होना, डॉलर का तेज होना बाहर में भी नुकसानदायक है और घर के लिए, डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए नुकसानदायक है। तो ये लॉजिक है बेसिकली। तो हम सोचते हैं ना कि डॉलर इंडेक्स के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या लॉजिक है, तो ये लॉजिक होता है। सो देखिए यही मैं डिस्कस करूंगा कि एक फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है, एक टाइट पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर 98 के ऊपर जाता है तो मार्केट्स के लिए बहुत बहुत खराब हो सकता है। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर और जाए और ये इन लेवल्स को टच करके नीचे आ जाए, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट इफ इट ब्रेक्स 98, इट इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और इसके ऊपर चला जाता है तो 100 इज द नेक्स्ट टारगेट दैट आई कैन सी। और अगर यहाँ तक जाएगा फ्रेंड्स तो इक्विटी मार्केट्स का मरण होगा, ग्राइंडेड, इक्विटी मार्केट विल बी ग्राइंडेड। सो ये हमारी एनालिसिस और हम यहीं पर आज समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करिए। अपने विचार, अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख के बताइए। तब तक के लिए मैं बालाजी झुनझुनवाला आप सबसे ज्यादा लेना चाहता हूँ, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत।